बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैंडर्ड एडिशन मेथड। जैसे कि मैं आप लोगों को रमज़ानों में स्टैंडर्ड एडिशन मेथड के हवाले से एक पीडीएफ मैंने फ़ाइल सेंड की थी और उसकी बेसिस पे समझ के आप लोगों ने मुझे क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिए थे और वो काफ़ी हद तक ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने उसको सही सॉल्व किया था। लेकिन इसमें फिर भी आप लोगों की कुछ क्वेरीज़ थी, तो दैट्स वाई मैंने सोचा कि इसको रिपीट भी किया जाए उन क्वेरीज़ को सॉल्व करने के लिए। एंड नंबर 2 ये कि अब से हमने ये करना है कि हमने लैब रिपोर्ट्स बनानी है, तो दैट्स वाई हमने एक्सपेरिमेंट नंबर 9A से स्टार्ट किया है और जितने भी हमारे एक्सपेरिमेंट रहते हैं हम उन सब की लैब रिपोर्ट बनाएंगे। और उसमें लैब रिपोर्ट आप कैसे बनाएंगे कि हम आपको रीडिंग्स जो आपको रिक्वायर्ड थी वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे और उन रीडिंग्स को यूज़ करते हुए आप अपनी लैब रिपोर्ट बनाएंगे। तो शुरू करते हैं स्टैंडर्ड एडिशन मेथड एक्सपेरिमेंट 9A। जैसे कि आप लोगों को मालूम है स्टैंडर्ड एडिशन मेथड जो है वो क्यों करते हैं, नाम से ही पता चल रहा है। स्टैंडर्ड एडिशन मतलब ये कि किसी भी एनालाइट का स्टैंडर्ड सॉल्ट जो है वो ऐड किया जाए सैम्पल में। ऐसा क्यों करना पड़ता है? ऐसा इसलिए करना पड़ता है, स्टैंडर्ड को ऐड इसलिए करना पड़ता है क्योंकि जो नॉर्मली जो सैम्पल होते हैं, सैम्पल से मुराद वो सैम्पल जो कि नेचुरल सैम्पल होते हैं, जैसे कि ब्लड सैम्पल हो गया, सेडिमेंट हो गया, ह्यूमन सीरम वगैरह हो गया, या और सैम्पल हो गया, वो भी नेचुरल सैम्पल है, सॉइल सैम्पल हो गया, ठीक है। ऐसे बहुत सारे जो नेचुरल सैम्पल होते हैं जो कि नॉर्मली एनालिसिस जिनकी करनी पड़ती है, उसमें अगर आप कोई मेटल एनालाइज कर रहे हैं या कोई एक कंपोनेंट एनालाइज कर रहे हैं, तो होता ये है कि वो एक कंपोनेंट तो एनालाइट होता है, लेकिन बाकी जो सब कुछ होता है जो कि उस नेचुरल सैंपल में मौजूद होता है वो मैट्रिक्स होता है, जिसको हम सैंपल मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। तो जहाँ पर जिन सैंपल्स में अब हमें मैट्रिक्स मिलती है, ठीक है, जहाँ पर मैट्रिक्स नहीं मिलती वहाँ पर हम नॉर्मल कैलिब्रेशन कर्व मेथड यूज़ करेंगे जो आपने एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में परफॉर्म किया था शुरू में, ठीक है। जहाँ पर आपको सैम्पल जो है वो अलोन मिल जाता है, यानी कि लेट्स सपोज आप आयरन को एनालाइज कर रहे हैं और आयरन आपको अलोन मिल गया है और उसके साथ कोई इंटरफेरिंग स्पीशी नहीं है, तो फिर तो ठीक है। लेकिन जब हमारे पास सैम्पल है और उसमें इंटरफेरेंस मौजूद है, तो फिर हमको उस इंटरफेरेंस को ख़त्म करना होगा और उस इंटरफेरेंस को ख़त्म करने के लिए हमें जो है वो स्टैंडर्ड पहले तो ये मालूम करना होगा कि इंटरफेरेंस है या नहीं। अगर है तो इंटरफेरेंस को ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी और इंटरफेरेंस को ख़त्म नहीं कर सकते तो लिहाजा इंटरफेरेंस को टेकन इनटू अकाउंट किया जाएगा। तो क्योंकि जब होता क्या है कि जब सैम्पल मैट्रिक्स होगी तो डेफिनेटली वो कंट्रीब्यूट भी करेगी एनालिटिकल सिग्नल में, और जिस वजह से इस सिचुएशन को मैट्रिक्स इफेक्ट कहा जाता है कि ज़ाहिर है जब वो एनालिटिकल सिग्नल में कंट्रीब्यूशन होगा तो जो एनालिटिकल सिग्नल सिर्फ एनालाइट की वजह से आना चाहिए वो नहीं आएगा, बल्कि मैट्रिक्स इफेक्ट की वजह से एनालाइट सिग्नल जो है वो चेंज हो जाएगा। और जाहिर सी बात है अब इस सूरत में जो है वो आप एनालिटिकल सिगमेंट जो सिग्नल जो कि सैम्पल का था या स्टैंडर्ड का था, उसको आप एक नॉर्मल कैलिब्रेशन कर्व परफॉर्म करते हुए जो है उसको आप सॉल्व नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि जो स्टैंडर्ड्स आप यूज़ कर रहे हैं उनमें तो कोई मैट्रिक्स है नहीं, लेकिन जो सैम्पल आप यूज़ कर रहे हैं उसमें अच्छा खासा मैट्रिक्स इफेक्ट है, ठीक है। तो इस वजह से हमको ऐसा मेथड चाहिए होता है कि जिससे हम कैलिब्रेशन भी कर लें, ठीक है, और कैलिब्रेशन के साथ साथ हम जो है वो जो सैम्पल का मैट्रिक्स इफेक्ट है उसको नलीफाई कर सकें या टेकन इनटू कंसिडरेशन कर सकें, ठीक है। तो नलीफाई करना भी वही है कि जब हम उनको हम उसको टेकन इनटू अकाउंट करें, जब हम उसको साथ लेके चलें और उसकी एडिशन को देखें कि कितना जो है वो इफ़ेक्ट है और हम किस तरीके से उसको अपने स्टैंडर्ड में भी में भी उसी इफ़ेक्ट को इंक्लूड कर सकते हैं। तो नॉर्मली जो स्टैंडर्ड एडिशन टेक्निक है उसमें जो मैट्रिक्स इंटरफेरेंस होती है उसको जाहिर सी बात है अज्यूम किया जाता है कि वो सेम होगी। इंस्ट्रूमेंटल मेजरमेंट करते वक्त चाहे वो आप पहले और बाद में बिफोर एंड आफ्टर द एडिशन ऑफ स्टैंडर्ड टू द सैम्पल, ठीक है,
ज़ाहिर है ये एक बात है जो समझी जाती है कि कुछ जैसे मफरूज़ात होते हैं जो आपको फ़र्ज़ करने पड़ते हैं, तो ये भी मफरूज़ा है कि जो भी मैट्रिक्स इंटरफेरेंस है उसका इफेक्ट जो है वो सेम होगा बिफोर एंड आफ्टर द एडिशन ऑफ स्टैंडर्ड टू द सैम्पल, क्योंकि हम करने के जा रहे हैं, हम सैम्पल में स्टैंडर्ड को ऐड करने जा रहे हैं और उसके बाद जो है वो हम डिफरेंट स्टैंडर्ड्स बनाएंगे और हम जो है उस सैम्पल प्लस स्टैंडर्ड का भी एनालिटिकल सिग्नल मेजर करेंगे और डिफरेंट स्टैंडर्ड्स का भी एनालिटिकल सिग्नल मेजर करेंगे और फिर डिफरेंट स्टैंडर्ड्स के थ्रू ग्राफ बनाएंगे और उस ग्राफ के बाद जो हमारे पास सैम्पल प्लस स्टैंडर्ड का की वैल्यू होगी एब्जॉर्बेंस की, उससे हम जज करेंगे कि हमारे पास सैम्पल की वैल्यू क्या है। लेकिन ये मेथड जो है ये तो मल्टीपल एडिशन या कैलिब्रेशन कर्व हो गया, हम इसको जो है वो सिंगल मेथड के थ्रू भी कर सकते हैं, यानी कि जो मैट्रिक्स इफेक्ट है उसको हम दो तरीक़ों से टेकन इनटू अकाउंट ले सकते हैं। तरीका तो एक ही है, यानी कि स्टैंडर्ड एडिशन मेथड के सैम्पल में स्टैंडर्ड को ऐड किया जाए, लेकिन अब वो दो तरीक़ों से हो सकता है कि आप सिंगल स्टैंडर्ड एडिशन भी अप्लाई कर सकते हैं और मल्टीपल स्टैंडर्ड एडिशन भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंगल स्टैंडर्ड एडिशन का मतलब बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप हम सिंगल जो है वो एब्जॉर्बेंस मेजरमेंट के थ्रू किसी सैम्पल को मालूम करते हैं, जिसमें A1 C1 इज इक्वल टू A2 C2 वाला फार्मूला हम यूज़ करते हैं, यानी कि जस्ट आपके पास एक स्टैंडर्ड की एब्जॉर्बेंस होती है और कंसंट्रेशन होती है जिससे आप अननोन को मालूम करते हैं। और दूसरा जो एक्सपेरिमेंट नंबर 1B था, और इसी तरीके से हमने एक्सपेरिमेंट नंबर 1B में आपको कैलिब्रेशन कर्व मेथड भी करवाया था, जिसमें हमने डिफरेंट स्टैंडर्ड्स बनाए थे और उन स्टैंडर्ड्स को हमने प्लॉट किया था स्ट्रेट लाइन, और फिर उस स्ट्रेट लाइन में हमने अपने सैम्पल की कंसंट्रेशन को मालूम किया था। तो ये दोनों मेथड जो हैं वो स्टैंडर्ड एडिशन मेथड को अडॉप्ट करते हुए अप्लाई किए जा सकते हैं स्टैंडर्ड एडिशन मेथड में, और दोनों मेथड्स के अपने अपने तरीके हैं और अपने अपने फ़ायदे हैं या नुकसानात हैं। आप लोगों को क्लियर करने के लिए मैं ये बता दूं कि मैट्रिक्स इफेक्ट क्या होता है। वैसे तो अभी तक आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैट्रिक्स इफेक्ट क्या होता है, लेकिन फिर भी फॉर योर कन्वीनियंस आप देख सकते हैं कि मैट्रिक्स इफेक्ट क्या होता है। ऑफ कोर्स मैट्रिक्स रेफर टू द कंपोनेंट ऑफ अ सैम्पल अदर देन द एनालाइट ऑफ इंटरेस्ट। ये आपके सामने पिक्चर है, ये एनालाइट ऑफ इंटरेस्ट जो कि इस वक्त आपके सामने पर्पल कलर की बॉल से जो है वो आपको विजुलाइज करवाया जा रहा है, तो वो आपका एनालाइट है। लेकिन ज़ाहिर है उस एनालाइट के साथ बहुत सारी अदर स्पीशीज़ भी हैं जो कि उसके मैट्रिक्स में मैट्रिक्स के तौर पर मौजूद हैं, जो कि अदर कंपोनेंट्स हैं। तो इन तमाम अदर कंपोनेंट्स को हम मैट्रिक्स कहते हैं। एंड डेफिनेटली ये जो मैट्रिक्स है, ये जो अदर कंपोनेंट्स है, इनका कंसिडरेबल अफेक्ट होता है ऑन द वे द एनालिसिस इज कंडक्टेड एंड द क्वालिटी ऑफ द रिजल्ट्स आर obtained. Such effects are called matrix effect. Of course अब ये जो मैट्रिक्स है इसका इफ़ेक्ट को हम किस तरीके से ओवरकम करते हैं, ये जो है ये हमारी एनालिसिस का तरीका बताता है कि हमने उसको कितने अच्छे से ओवरकम किया। ठीक है, नॉर्मली जो मोस्ट कॉमन अप्रोच जो यूज़ की जाती है मैट्रिक्स इफेक्ट की, वो कैलिब्रेशन कर्व मेथड, वही जैसे मैंने आपको बताया था कि मल्टीपल स्टैंडर्डाइजेशन मेथड है रादर देन सिंगल स्टैंडर्डाइजेशन मेथड। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज़ सिंगल स्टैंडर्ड एडिशन मेथड, और सिंगल स्टैंडर्ड एडिशन मेथड का फार्मूला जानने से पहले हम इसका प्रोसीजर फॉलो करते हैं कि एक्सपेरिमेंट 9A आप सबके पास मैनुअल मौजूद है और आप सब लोग अच्छे से देख सकते हैं कि इसका जो प्रोसीजर है वो क्या होगा स्टैंडर्डाइजेशन मेथड का। मैं इसको बताती हूँ और साथ साथ आप इसको देखेंगे भी। ठीक है, तो प्रोसीजर कुछ इस तरीके से है, आपके सामने है और आपको नज़र भी आ रहा है कि नंबर 1 सबसे पहले आपने क्या करना है, वे अबाउट 2.8 ग्राम निकल सल्फेट एंड ट्रांसफ़र इट इनटू 100 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। ऑफ कोर्स डिज़ोल्व एंड मेक अप टू द मार्क। दिस इज़ द स्टैंडर्ड सोल्यूशन A। और फिर आपने इसकी एब्जॉर्बेंस नोट करनी है 390 नैनोमीटर पर, जो कि है AS। ये आपके सामने है, आपने वे किया 2.8 ग्राम निकल सल्फेट को और ये ट्रांसपेरेंट
आपके पास वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क होती है और इधर आपको दिखाया जा रहा है कि जब भी आप इसको ट्रांसफ़र करके अच्छे से और मेकअप करेंगे तो क्योंकि आपका जो सोल्यूशन है वो ट्रांसपेरेंट है, तो आप इस बात का ख्याल रखेंगे कि इसका लोअर मिनिस्कस ही आप देखें सोल्यूशन बनाते वक्त, क्योंकि आपको पता है कि जो इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स ऑफ एनालिसिस की लैब है इसमें एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फिर आप इस सोल्यूशन को जो कि फ्लास्क ए में है, जो कि स्टैंडर्ड सोल्यूशन है, स्टैंडर्ड सोल्यूशन क्यों है? क्योंकि हमने निकल सल्फेट का स्टैंडर्ड सॉल्ट लिया है, हमने कोई सैंपल नहीं लिया। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड सोल्यूशन है और इसीलिए हमने इसकी जो एब्जॉर्बेंस है उसको AS से जो है वो शो किया है। ठीक है, आपने एब्जॉर्बेंस ली, एब्जॉर्बेंस वैल्यू 390 पर जो है वो हमारे पास रिकॉर्ड हुई है 0.469। तो ये आपने 0.469 वैल्यू स्टैंडर्ड की रिकॉर्ड कर लेनी है और अपने पास ऑब्जर्वेशन कॉलम में लिख लेनी है, जो मैं अभी आपको नीचे दिखाती हूँ कि किस तरीके से आपने ऑब्जर्वेशन कॉलम जो है उसमें यूज़ करना है, वैल्यूज़ को लिखना है। नाउ पॉइंट नंबर 2, प्लेस 2.5 ml ऑफ सैम्पल सोल्यूशन। ठीक है, फ्रॉम ब्यूरेट। तो 2.5 ml ऑफ सैम्पल सोल्यूशन फ्रॉम ब्यूरेट। ब्यूरेट का मतलब ये कि हमने पहले से ही, आपको पता होता है कि हम ब्यूरेट में सैम्पल को फिल करके रखते हैं, ऑलरेडी फिल्ड विद और सैम्पल ऑफ निकल, ऑफ कोर्स क्योंकि ये हमारा सैम्पल है और नेचुरल सैम्पल है और हम स्टैंडर्ड एडिशन मेथड परफॉर्म करने जा रहे हैं, तो हमारा जो सैम्पल है वो और सैम्पल है, नेचुरल सैम्पल है। ठीक है, ये हमने पहले से ही ब्यूरेट में भरा होगा। ठीक है, इस ब्यूरेट से आपने जो है वो 2.5 ml जो है वो लेना है 25 ml की वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में, और जब आप 2.5 ml ले लेंगे तो फिर उसको आपने वॉल्यूम मेकअप कर देना है 25 ml तक, और इस फ्लास्क को आप मार्क करेंगे फ्लास्क नंबर B, फ्लास्क नंबर B से। ठीक है, और फिर इसकी आप एब्जॉर्बेंस नोट डाउन करेंगे 390 नैनोमीटर पर, जो कि निकल की जो है वो लैम्ब्डा मैक्स है, निकल एक्ो कॉम्प्लेक्स की, और जो इसको हम डिनोट करेंगे AU से, यानी एब्जॉर्बेंस ऑफ अननोन। ठीक है, एब्जॉर्बेंस ऑफ सैम्पल। वही चीज़ दोबारा दिखाई जा रही है कि लोअर मिनिस्कस का ख्याल रखना है मेकअप करते वक्त। ठीक है, एब्जॉर्बेंस लेनी है, एब्जॉर्बेंस की वैल्यू जो हमारे पास अननोन या सैम्पल की आई है दैट इज़ AU इज इक्वल टू 0.276, और ये भी हमने ऑब्जर्वेशन कॉलम में डाल देना है। पॉइंट नंबर 3, इन 25 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, जो कि अब हमारे पास जो है आपने उस फ्लास्क को नाम देना है S का। ठीक है, एक खाली फ्लास्क लेनी है और उसको आपने नाम देना है फ्लास्क S। पाइप इट आउट 2.0 ml ऑफ सैम्पल सोल्यूशन। ठीक है, सैम्पल सोल्यूशन आपने अभी अभी बनाया था, 2.5 ml को 25 ml में मेकअप किया था और ये फ्लास्क B में मौजूद है। ठीक है, तो फ्लास्क B से आप 2 ml जो है वो सैम्पल सोल्यूशन डालेंगे फ्लास्क S में। ठीक है, ये आपकी फ्लास्क S है। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, ऐड 5 ml स्टैंडर्ड सॉल्यूशन फ्रॉम फ्लास्क A। ठीक है, अब इसी फ्लास्क में अब आप क्या करेंगे, अब आप डालेंगे इसी फ्लास्क में 5 ml ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, क्योंकि फ्लास्क A में स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है। ठीक है, तो क्या किया, 2 ml सैम्पल डाला फ्लास्क B से और 5 ml स्टैंडर्ड डाला फ्लास्क A से। ठीक है, और दोनों को आपने अच्छे से शेक कर लिया, ठीक है, अभी इसको आपने मेकअप नहीं करना है और इसकी आपने एज इट इज़ जो है वो एब्जॉर्बेंस नोट करनी है और 390 नैनोमीटर पर, और इसको हम कहेंगे एब्जॉर्बेंस ऑफ अननोन प्लस स्टैंडर्ड, एब्जॉर्बेंस ऑफ अननोन प्लस स्टैंडर्ड AU प्लस S। ठीक है, और इसके आगे मैंने लिख दिया है दिस इज़ विदाउट डाइल्यूशन मेथड। विदाउट डाइल्यूशन मेथड मतलब कि हमने इस फ्लास्क में किसी किस्म की कोई एडिशन ऑफ वाटर नहीं किया, जस्ट 2 ml सैम्पल को मिक्स किया 5 ml स्टैंडर्ड सोल्यूशन से। ठीक है, और मिक्स करने के बाद फिर हमने क्या किया कि हमने इनकी एब्जॉर्बेंस ली और एब्जॉर्बेंस हमारे पास आती है AU प्लस S जो कि है 0.398, और इसको भी आपने क्या करना है, आपने अपने ऑब्जर्वेशन कॉलम में रिकॉर्ड कर लेना है। अच्छा, अब हम परफॉर्म करेंगे सिंगल स्टैंडर्ड एडिशन मेथड ही चल रहा है अभी तक, इसको अब हम परफॉर्म करेंगे विद डाइल्यूशन मेथड। ठीक है, अभी हमने इससे पहले मेथड में किया विदाउट डाइल्यूशन मेथड, अब हम करने जा रहे हैं विद डाइल्यूशन मेथड, और इस विद डाइल्यूशन मेथड में हमको बेसिकली चाहिए 2 वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क जिनको हम
लेबल कर देंगे फ्लास्क सी एंड फ्लास्क डी से। सो टेक 225 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क एंड मार्क देम सी एंड डी, ठीक है, और ये हमारा विद डाइल्यूशन मेथड है। अच्छा, अब क्या करना है, अब ट्रांसफर 9 ml ऑफ सैम्पल सोल्यूशन टू बोथ फ्लास्क सी एंड फ्लास्क डी, ठीक है। अब आपने इन दोनों फ्लास्क में, सी हो और डी हो, दोनों में आपने सैम्पल सोल्यूशन डालना है 9 ml, ठीक है, दोनों में सैम्पल डालना है 9 ml। लेकिन सिर्फ फ्लास्क डी में आपने क्या करना है, स्टैंडर्ड डालना है, और फ्लास्क सी में आपने स्टैंडर्ड नहीं डालना, ठीक है। फ्लास्क सी में स्टैंडर्ड नहीं डालना, सिर्फ सैम्पल डालना है। फ्लास्क डी में सैम्पल भी डाल दिया है और अब स्टैंडर्ड भी डालेंगे, ठीक है। कितना स्टैंडर्ड डालना है, ट्रांसफर 5 ml ऑफ निकल स्टैंडर्ड सोल्यूशन इन फ्लास्क डी ओनली, ठीक है। आपने सिर्फ फ्लास्क डी में डाला और मेकअप द वॉल्यूम ऑफ बोथ फ्लास्क, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने सी और डी दोनों को क्या किया, वॉल्यूम मेकअप कर दिया, ठीक है। वॉल्यूम मेकअप करने के बाद आपने क्या किया, आपने इन दोनों की एब्जॉर्बेंस रिकॉर्ड की, फ्लास्क सी की भी फ्लास्क डी की भी। जो फ्लास्क सी है उसकी एब्जॉर्बेंस ऑफ अननोन है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ सैम्पल था, स्टैंडर्ड नहीं था। और जो फ्लास्क डी है इसकी एब्जॉर्बेंस कहला रही है एब्जॉर्बेंस ऑफ U प्लस एस, यानी अननोन प्लस स्टैंडर्ड, क्योंकि हमने इसमें सैम्पल भी डाला है और स्टैंडर्ड भी डाला है। और फ़र्क क्या है कि एक तो ये फ़र्क है कि इसमें सी में सिर्फ सैम्पल है और डी में सैम्पल प्लस स्टैंडर्ड है। एंड नंबर 2 ये कि हमने फ्लास्क सी का भी वॉल्यूम मेकअप किया है और फ्लास्क डी का भी वॉल्यूम मेकअप किया है। दैट्स वाई दिस मेथड इज़ विद डाइल्यूशन मेथड। अब हमने दोनों का जो है वो हमने स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड किया है, सॉरी एब्जॉर्बेंस रिकॉर्ड की है। फ्लास्क सी की जो एब्जॉर्बेंस आई है वो आई है 0.088, फ्लास्क सी की एब्जॉर्बेंस आई है 0.088, जो कि एब्जॉर्बेंस ऑफ यू यानी अननोन है। जबकि फ्लास्क डी की जो एब्जॉर्बेंस आई है वो आई है, क्योंकि ज़ाहिर उसमें सैम्पल भी था और स्टैंडर्ड भी था, दैट्स वाई इसकी जो एब्जॉर्बेंस आई है वो आई है 0.185, ठीक है। तो फ्लास्क डी की एब्जॉर्बेंस 1.185, फ्लास्क सी की एब्जॉर्बेंस 0.088, और आपने इन दोनों को भी जो है वो अपने ऑब्जर्वेशन कॉलम में फिल कर लेना है। ये आपके ऑब्जर्वेशन कॉलम इस तरीके से बनेंगे, आपके सामने है। विदाउट डाइल्यूशन मेथड, फ्लास्क ए, फ्लास्क बी, फ्लास्क एस। फ्लास्क ए में सिर्फ स्टैंडर्ड सोल्यूशन है जिसकी एब्जॉर्बेंस जो है वो ए एस इज इक्वल टू 0.469 है। फ्लास्क बी में सैम्पल सोल्यूशन है जिसकी एब्जॉर्बेंस ए यू है जो कि 0.276 है। जबकि फ्लास्क एस में 2 ml सैम्पल है, 5 ml स्टैंडर्ड सोल्यूशन है और इसकी एब्जॉर्बेंस जो है वो यू प्लस एस है जो कि 0.398 है, ठीक है। ये सब चीज़ें हमने ऑब्जर्वेशन कॉलम में शो कर दी। और जो विद डाइल्यूशन मेथड है उसमें भी अगर आप देखें, फ्लास्क सी एंड फ्लास्क डी, फ्लास्क सी में सैम्पल सोल्यूशन का वॉल्यूम 9 ml था, डी में भी 9 ml था। फ्लास्क सी में स्टैंडर्ड सोल्यूशन नहीं था इसलिए 0 ml है, जबकि फ्लास्क डी में स्टैंडर्ड सोल्यूशन 5 ml था इसलिए हमने इसमें 5 ml रिकॉर्ड किया। टोटल वॉल्यूम, ये टोटल वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम फाइनल वॉल्यूम या VF से डिनोट करते हैं, ठीक है। एंड दिस इज़ 25 ml, ठीक है। दोनों को हमने 25 ml की वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क थी जिसको मेकअप किया था, ठीक है। और इसके बाद इनकी जो एब्जॉर्बेंस नोट की थी, तो फ्लास्क सी की एब्जॉर्बेंस AU यानी एब्जॉर्बेंस ऑफ अननोन थी जो कि 0.088 थी, जबकि फ्लास्क डी की एब्जॉर्बेंस जो है वो U प्लस एस यानी कि अननोन प्लस स्टैंडर्ड 0.185, ठीक है। तो ये टोटल हो गया ऑब्जर्वेशन कॉलम। तो अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि हम इन ऑब्जर्वेशंस को यूज़ करते हुए किस तरीके से जो है वो चेक करेंगे इंटरफेरेंस मौजूद है या इंटरफेरेंस नहीं है, नंबर 1। और उसके बाद हम चेक करेंगे कि किस तरीके से विदाउट डाइल्यूशन और विद डाइल्यूशन का फॉर्मूला बनेगा। थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। अभी लेंथ बहुत ज़्यादा हो रही है वीडियो की, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपको यहीं पे वाइंड अप करूँ और फिर नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें मैं एक्सप्लेन करूँ कि जो है वो फर्दर।